हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, ये जो है 15/3/2024 को पूछा गया था। इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी सीधी रेखा में गति का समीकरण है। ठीक है, और देखिए प्रथम समीकरण देखें तो प्रथम समीकरण ये भी बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, ये संबंध जो है वेग और समय में बताता है। ठीक है, द्वितीय की यदि बात करें तो प्रथम, सेकंड और थर्ड, तो प्रथम जो है ये होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। ये वेग और समय के बारे में बताता है, वेग और समय के बारे में बताता है। दूसरा जो समीकरण है यह है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये विस्थापन, ठीक है, ये विस्थापन और समय के बारे में बताता है। ठीक है, ये विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। तृतीय जो है, तृतीय है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तृतीय है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वेग और विस्थापन के बीच संबंध बताता है। ये वेग और विस्थापन, ये वेग और विस्थापन के बीच संबंध बताता है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है, कौन सा ऊर्जा परिवर्तन जो है घर्षण बल में शामिल होता है। तो सी ऑप्शन, यानी गतिज ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में। तो देखिए घर्षण बल जो है गतिज ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है। घर्षण बल जो है गतिज ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है। घर्षण बल असंरेखी बल है। यह बल दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है। ठीक है, घर्षण बल अभिलंब बल, ठीक है, अभिलंब बल आर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यानी F बराबर होगा आपको, F समानुपाती R होगा, तो F बराबर म्यू आर। ठीक है, यानी म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर F बाई आर, यानी घर्षण बल बाय अभिलंब बल। जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण होता है तो घर्षण के कारण गतिज ऊर्जा का परिवर्तन उसमें ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर रहती है। तो सी ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा। जब किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है स्टोर रहते हैं। ठीक है, तने हुए स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अब देखिए स्प्रिंग में संभावित स्थितिज ऊर्जा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। किसी वस्तु के रूप, आकार, स्वरूप के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक है, तो द्रव्यमान गुने गुरुत्वाकर्षण गुने पृथ्वी की ऊंचाई। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का जो बीजगणितीय योगफल होता है, ये होता है आपको mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट, कहता 5 कूलम्ब के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है, कहता है कि मुक्त में कितना कार्य जो है किया जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है आपको दे दिया गया है आवेश को गति कराने में किया गया कार्य। आवेश को गति कराने में किया गया कार्य क्या होगा, तो Q इंटू डी भी। ठीक है, Q इंटू डी भी, यानी Q कितना है, तो 5 कूलम्ब। ठीक है, 5 कूलम्ब गुने 16 वोल्ट। ठीक है, 5 कूलम्ब गुने 16 वोल्ट, तो किया गया कार्य होगा आपको क्या होगा, तो आवेश गुने विभवांतर, यानी 16×5 80 जूल, 80 जूल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल, तो देखिए यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जो है 1/4 रह जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। जैसे F बराबर होता है क्या, F बराबर होता है G m1 m2 बट्टा में R स्क्वायर, समीकरण 1। अब देखिए
जब हम क्या कहते हैं कि दो गुरुत्वाकर्षण दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दे, ठीक है, यानी r1 बराबर यदि आप 2r कर दे तो F1 बराबर होगा Gm1m2 बट्टा में 2r का होल स्क्वायर, ठीक है, 2r का होल स्क्वायर, r बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू एफ, यानी कितना हो गया, तो F/4, ठीक है, तो बल का मान पहले की तुलना में 1/4 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जो है जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 116 का ए ऑप्शन। तो m द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगा ये हो जाएगा Gmm/6r, ठीक है, Gmm/6r। अब देखिए उपग्रह को जो है 2r से 3r कक्षा में गति कराने में आवश्यक ऊर्जा जो होगा ये होगा E2 माइनस का E1, क्या होगा, E2 माइनस का E1 हो जाएगा, ठीक है, E2 माइनस का E1 हो जाएगा। तो E1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो E1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का, अब देखिए गुरुत्वीय विभव ऊर्जा E बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा बराबर होता है माइनस Gmm/r, तो E1 हो जाएगा माइनस Gmm/2r, ठीक है। और देखिए जब r जो है 3r, अब जब r को 3r कर देंगे तो E2 क्या होगा, तो जब r बराबर यहाँ पे 2r था, जब r बराबर 3r करेंगे तो E2 हो जाएगा माइनस Gmm/3r, ठीक है। अब क्या करेंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे, E2 में से E1 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपको Gmm/6r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 117 की यदि बात करें तो कहता है किसी गैस की गतिज ऊर्जा और उसके दाब का संबंध कौन सा है, 117 का सी ऑप्शन। तो देखिए गैस की गतिज ऊर्जा, ठीक है, गैसों की गतिज ऊर्जा होता है 3RT/2, ठीक है, क्योंकि PV बराबर क्या होता है nRT, PV बराबर nRT, यानी PV बराबर हो जाएगा आपको RT जब n बराबर 1 मोल हो, तो PV बराबर RT होगा, ठीक है। तो यहाँ से E बराबर क्या होगा, तो E बराबर हो जाएगा आपको 3/2 PV, E बराबर हो जाएगा 3/2, E बराबर हो जाएगा 3/2 PV, ठीक है, PV, यानी P बराबर हो जाएगा आपको 2/3 E/V, 2/3 E/V, E गतिज ऊर्जा है, ठीक है। यदि आयतन 1 लीटर हो तो P बराबर क्या होगा 2/3 E, P बराबर 2/3 E हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 kg सहती का जो पिंड जो पृथ्वी द्वारा किस बल के द्वारा जो आकर्षित किया जाता है, 118 का सी ऑप्शन। तो देखिए 1 kg सहती का पिंड द्वारा आकर्षित बल का परिमाण जो होता है ये होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, यानी m/g बराबर, तो ये हो जाएगा 1 kg m का मान और g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि कृत्रिम जीन पैदा किया गया था, ए ऑप्शन। तो देखिए कृत्रिम जीन हरगोविंद खुराना ने पैदा किया था। आनुवांशिक कोड तथा कृत्रिम जीन जो है संश्लेषण के लिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। जीन नाइट्रोजनी क्षारक का कोडोन होता है, ठीक है, या फिर यह जो है AGTC यानी एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन के बने होते हैं। जीवों द्वारा ही आनुवांशिक गुणों का प्रवाह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। फिर है कि ओपेरिन ने ही सर्वप्रथम बताया कि जीवों की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से हुई है। मेघनाथ साहा ने शाह का आयनीकरण सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके आधार पर यह सिद्ध करना सरल हो गया कि सूर्य में प्लाज्मा किस प्रकार व्यवहार करती है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
देखिए कहता है कि फोटोवोल्टाइक प्रभाव की धारणा किसने दी थी? ए ऑप्शन, तो एडमंड वेकरल। तो देखिए फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा एडमंड वेकरल ने दिया था। फोटोवोल्टेइक प्रभाव के अंतर्गत प्रकाश के फोटोन ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। इसमें दो अर्धचालक परतों के बीच जो है संभावित अंतर वोल्टेज की उपस्थिति के कारण प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। फिर है कि अल्फ्रेड जो वेगरर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस जो है सरकार ने प्रस्तावित किया था? 121 का सी, फ्रेंच सरकार। तो मीट्रिक प्रणाली को फ्रेंच सरकार ने प्रस्तावित किया था। मीट्रिक प्रणाली को जो है मीट्रिक प्रणाली को RMK यानी रेशनलाइज्ड जो है रेशनलाइज मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर पद्धति भी कहते हैं। तो मीट्रिक प्रणाली को किस सरकार ने प्रभावित किया? फ्रेंच सरकार। ठीक है, उसके बाद देखिए हाँ, यहाँ पे जो है इस प्रणाली को भारत में दिसंबर 1956 में संसद द्वारा अनुमोदित किया गया, लेकिन 1 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया। ठीक है, मापन की पद्धति होता है SI पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति। SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में माना जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ENT विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन, अवतल दर्पण। तो ENT विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है, जिससे प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बराबर दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण के जब प्रमुख उपयोग देखिए, ये सेविंग दर्पण में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में, परवलयाकार अवतल दर्पण के रूप में। ठीक है, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, परावर्तक टेलीस्कोप में। अवतल दर्पण से संबंधित तथ्य यदि देखें तो वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है, एवं धनात्मक प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, धनात्मक प्रतिबिंब आभासी बनता है और ऋणात्मक प्रतिबिंब वास्तविक। आवर्धन क्षमता जो है ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी तार का प्रतिरोध जो है किससे दिया जाता है? तो 123 का सी ऑप्शन। तो किसी तार का प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। ठीक है, ओम के नियम से किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर होगा RI। ठीक है, R क्या है? प्रतिरोध है, तो R बराबर क्या होगा? V/I। तो R बराबर होगा वोल्ट बट्टा एम्पियर, यानी इसका जो मात्रक होगा ओम होगा, ऐसा मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर घटता है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर जो है प्रतिरोध घटता है, और चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट कहता हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक, बी ऑप्शन, पाचक एंजाइम। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक पाचक एंजाइम है। ठीक है, अब देखिए पेप्सिन जो होता है ये उत्सर्जी अंग अमाशय का जो पेप्टिक सेल होता है। ठीक है, कार्य प्रणाली देखें तो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, पेप्टीन को पॉलीपेप्टाइड। रेनिन, तो उत्सर्जी अंग की बात करें तो अमाशय का पेप्टिक सेल। ठीक है, कार्य प्रणाली दुग्ध प्रोटीन केसीन को पारा जो है केसिनेट में बदल देता है। ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय की F कोशिका है, प्रोटीन की जो है एमिनो अम्ल में बदलता है। फिर एमाइलेज अमाशय की F कोशिका है, और ये कार्यप्रणाली यदि देखें तो स्टार्च को सरल अणु ग्लूकोज में तोड़ देता है। लाइपेज की यदि बात करें तो उत्सर्जी अंग है आपको अग्नाशय की F कोशिका। ठीक है, कार्यप्रणाली वसा की वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ता है। नेक्स्ट है कि सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है? बी ऑप्शन, सफ़ेद। तो सिल्वर ब्रोमाइड का रंग सफ़ेद होता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड पर सूर्य प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह विघटित होकर भूरा रंग प्रदान करता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म में किया जाता है।
ठीक है। और देखिए सिल्वर के प्रमुख यौगिक यदि देखें तो AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो धूप चश्मे में उपयोग होता है AgL, तो ये AgI ये है आपको सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा में उपयोग में होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो ये जो है वोटिंग इंक में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की यदि बात करें, कहा था किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द जो है प्रयोग करते हैं, सी पायस, तो किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव को पायस कहते हैं। पायस में द्रव का परिक्षेपण होता है। दूध जो है एक पायस कोलाइड का उदाहरण है। यदि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में जब फैला दिया जाता है तो बनने वाला पदार्थ कोलाइड कहलाता है। रक्त एक जो है सोल कोलाइड है, ठीक है। एरोसोल कोलाइड के अंतर्गत धुआं, बादल, कोहरा आदि, अतः एरोसोल जो है कोलाइड में गैस माध्यम में ठोस या द्रव का जो है परिक्षेपण होता है। 127 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। 127 का होगा ई ऑप्शन। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। यह अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्प्रेरकों एक ही भौतिक स्थिति में हो सजातीय उत्प्रेरक कहलाता है। यदि अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्प्रेरक दोनों अलग अलग भौतिक स्थिति में होता है तो इसे असमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक सामान्यतः अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर को घटा भी देता है, ठीक है। अभिक्रिया की दर को नियंत्रित कर देता है, अभिक्रिया की दर को प्रेरित करता है। उत्प्रेरक जो है शब्द का प्रयोग वर्जिलियस ने किया था, ठीक है। उत्प्रेरक सामान्य रूप से संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक लियोफोबिक जो है कलील का उदाहरण नहीं है, तो बी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड घोल। तो देखिए सोडियम क्लोराइड घोल लियोफोबिक क्लोराइड का उदाहरण नहीं है। NaCl को टेबल सॉल्ट कहा जाता है। लियोफोबिक क्लोराइड में कणों का व्यवहार ठोस के जैसा होता है। इसमें जो है परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर जो है आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। धातु शॉल, ठीक है, उनके सल्फाइड और हाइड्रोक्साइड लियोफोबिक कोलाइड के उदाहरण है। लियोफोबिक कोलाइड के उदाहरण है रबर, गम, जिलेटिन, स्टार्च, ठीक है। 129 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोषण एक उदाहरण है, शोषण का एक उदाहरण है, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे होगा सिलिका जेल के ऊपर, ठीक है, पानी। तो देखिए शोषण के उदाहरण है सिलिका जेल के ऊपर पानी के अणु सिलिका जेल के बड़े हिस्से में प्रवेश नहीं करते हैं। अवशोषण के दौरान जो अधिशोषक अणु जो है अधिशोषक के बड़े हिस्से में प्रवेश करते हैं। अधिशोषण एवं ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, ठीक है। अवशोषण के दौरान सांद्रण हर जगह एक समान होता है, जबकि सोखने के दौरान सतह पर सांद्रण आंतरिक भाग की तुलना में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ई ऑप्शन मलेरिया विरोधी दवाओं का लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया में क्विनीन दवा बृहद रूप से उपयोग किया जाता है। यह रोग जो सामान्य रूप से रक्त एवं तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया की दवा में जो है क्लोरोक्विन का वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट कहता कौन सा स्वभाव से अम्लीय है, तो सी नींबू का रस स्वभाव से अम्लीय है। नींबू के रस का pH मान 2.4 होता है। नींबू के रस में जो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, ठीक है, कि सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणकीय मान होता है। यानी pH बराबर होता है -log10⁻⁻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 
ठीक है। चूने का पानी सामान्य रूप से सामान्यतः 12.4। नेक्स्ट कहता अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो सी ऑप्शन निष्प्रभावीकरण। तो अम्ल क्षार के साथ जो क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं इस प्रक्रिया को निष्प्रभावीकरण कहते हैं। तो अम्ल प्लस क्षारक ये बनाता है लवण प्लस जल, जैसे HCl प्लस NaOH ये बनाएगा NaCl प्लस H2। लवण सामान्य रूप से जो अभिक्रिया से बनता है अम्ल प्लस प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक ये उदासीन लवण बनाएगा। प्रबल क्षारक निर्बल अम्ल ये अम्लीय लवण बनाएगा। प्रबल क्षारक निर्बल अम्ल। फिर है कि प्रबल क्षारक और निर्बल अम्ल जो है ये क्षारीय लवण भी बनाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए सोडियम एवं पोटेशियम तत्व आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। सोडियम एवं पोटेशियम क्षार हैं जो सरलता से एक इलेक्ट्रॉन धातु त्याग कर धनात्मक आयन का निर्माण जो है कर लेता है। सोडियम एवं पोटेशियम अति क्रियाशील धातु है जिसके कारण इन्हें केरोसिन में संग्रहित कर रखा जाता है। फिर है कि कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है। नेक्स्ट फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। 134 का बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। जैसे CaOH के होल 2 ठीक है CaOH के होल 2 ये प्लस CO2 ये बनाएगा CaCO3 और प्लस का CaCO3 प्लस का H2O ठीक है। तो चूने के जल का सूत्र होता है COH के होल 2 जिसे लाइम वाटर बोलते हैं। चूने का जल क्षारीय होता है ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अति उपयोगी गैस है। इसका उपयोग जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में ठीक है, खाद्य पदार्थों के स्पंजी बनाने में, पृथ्वी को गर्म करने में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किया जाता है ठीक है। नेक्स्ट 135 है कहता प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु है यह है सोना। प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु सोना है। सोना चांदी तथा प्लेटिनम मुक्त रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं। सोना से संबंधित कुछ तथ्य जैसे इसका परमाणु संख्या कितना होता है 79 ठीक है। यह जो मुद्रा धातु है और यह IB या 11वें वर्ग का तत्व है ठीक है। इसकी अघातवर्धनीयता एवं तन्यता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है उष्मा जो निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं 36 का भी ऊष्माक्षेपी। तो देखिए उष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 ये बनाएगा CO2 प्लस उष्मा ठीक है। फिर कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होते हैं उसे उष्माशोषी जो है अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + 3H2 ये बनाएगा 2NH3 + Tele। जिसे CaCO3 को हीट करेंगे तो ये बनाएगा CO + CO2। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारकों से प्रतिफल तथा प्रतिफलों से अभिकारकों का निर्माण होता है। जैसे A + B ठीक है। तो ये बनाएगा आपको C + D। नेक्स्ट कहता विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ई ऑप्शन। तो देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन ठीक है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से पेरेंसियस एनीमिया हो जाता है। इसमें RBC ठीक है, इसमें RBC अधिक परिपक्व रह जाता है ठीक है। अब देखिए विटामिन का नाम, रासायनिक नाम और प्रमुख रोग। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, रोग है बेरीबेरी। विटामिन B1 थायमीन बेरीबेरी। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन A रेटिनॉल रतौंधी। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसके प्रमुख रोग है रिकेट्स ठीक है। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E टोकोफेरॉल बांझपन होता है, इससे बांझपन होता है ठीक है। और विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट कहता है कि विटामिन A का अच्छा स्रोत कौन सा है। C मछली का तेल। मछली का तेल विटामिन A का अच्छा स्रोत है। विटामिन A के स्रोत हो जाएगा, विटामिन A के अच्छे स्रोत लीवर, मछली, अंडा
ठीक है, दुग्ध उत्पाद, गाजर एवं हरी सब्जियां। विटामिन ए की कमी से जो जेरो, ठीक है, जीरोफेथेलमिया, ठीक है, जेरोफेथेलमिया, क्रोनियल जेरोसिस, रतौंधी या निक्टोलेपिया, ठीक है। चीनी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। चीनी सुक्रोज C12H22O11 है, ठीक है। और यह जो है हाई सेकेराइड्स हैं जो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के बने होते हैं। 39, क्वेश्चन नंबर 39 की यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन कहता है कौन गर्म खून का है? तो ए कबूतर। तो देखिए कबूतर जो है गर्म खून का प्राणी है। सभी स्तनधारी गर्म रक्त प्राणी की श्रेणी में आते हैं। मछली, घड़ियाल, सरीसृप एवं उभयचर आदि शीत रक्त प्राणी है। गर्म खून वाले प्राणी के शरीर का रक्त का तापमान नियत रहता है। मानव के शरीर का तापमान भी नियत रहता है। सामान्य रूप से मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, होता है। तो ये याद रखना है, 37 डिग्री या 98.6, ठीक है, 98.6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 140, क्वेश्चन नंबर 140 है, कहता मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? ए ऑप्शन। तो देखिए मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए हरा सब्जी, मटर, पालक, ये जो है ल्यूटीन का हरा रंग होता है। तो पादप एवं वर्णक की यदि बात करें तो हरा सब्जी, मटर, पालक में ल्यूटीन का हरा रंग, गाजर, खरबूज, आम का गहरा नारंगी रंग, ये बीटा कैरोटीन के कारण होता है। फिर है कि टमाटर का लाल रंग, ये लाइकोपीन के कारण होता है। स्ट्रॉबेरी, लाल सेब, लाल जो है बंधा गोभी, ये एंथ्रोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट कहता नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन। तो डी नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट, ठीक है। तो नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन डी नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। डी नाइट्रिफिकेशन की क्रिया सामान्य रूप से जो है स्यूडोमोनास एवं जो है एजोटोबैक्टर द्वारा होता है। फिर है कि डी नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट का परिवर्तन नाइट्रोजन में होने से यह जो है वायुमंडल में विभिन्न जो क्रियाकलापों को अक्रिय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर कि नाइट्रोमोनास एवं नाइट्रोकोकस अमोनिया को नाइट्रेट्स में बदलता है। नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्रस को नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन का जो है निर्माण करना है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए तो 142 का ए जीन। तो डीएनए का जीन भाग प्रोटीन की सूचना देता है। डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कहा जाता है। फिर है कि डीएनए का मुख्य रूप से निम्न पदार्थों का बना होता है। फॉस्फोरिक अम्ल का, ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल का नाइट्रोजनी क्षार जो है, ये नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन, एडेनिन एवं ग्वानिन, ठीक है। और जो है इसके बाद है पायरीमिडीन, ये थाइमिन एवं साइटोसिन के होते हैं। उसके बाद है डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है आरएनए, ठीक है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है माता पिता की संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को कहते हैं? सी ऑप्शन आनुवांशिकता। माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। लक्षणों का संचरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माता पिता से गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण का स्थानांतरण यौन प्रजनन के अंतर्गत होता है। नर और मादा युग्मक ऐसे जीन धारण करते हैं जिसमें उस व्यक्ति के गुण व लक्षण उनमें निहित होते हैं। ये लक्षण जो है वंश दर वंश स्थानांतरित होते हैं। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जीवन मंडल को कहा जाता है। फिर है कि आगत तथा निर्गत शिराएँ मिलती हैं। ये ऑप्शन केंद्रीय शिरा तंत्र में। आगत तथा निर्गत शिराएँ केंद्रीय शिरा तंत्र पर मिलती हैं। कपाल जो है तंत्रिकाएँ आपके मस्तिष्क के पिछड़े भाग में 12 युग्मित
तंत्रिकाओं का एक समूह होती है। कपाल तंत्रिकाएं आपके मस्तिष्क जो है चेहरे, गर्दन और धड़ के बीच विद्युत जो है संकेतक भेजती हैं। सीएनएस का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। सेरिब्रम हमारे शरीर के बुद्धि, ज्ञान एवं जो बुद्धिमत्ता का केंद्र है। कपाल तंत्रिकाएं स्वाद लेने, सूंघने, ठीक है, सुनने और संवेदनाओं को महसूस करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट कहता है रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील होता है कीड़ा KEDA, और पानी में घुलनशील होता है B और C। ठीक है। विटामिन जैव उत्प्रेरक होते हैं। विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत गाजर, पीले फल एवं मछली के तेल। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। इसकी कमी से 4D रोग होता है, जैसे डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिसेंट्री एवं डेथ। नेक्स्ट 146 कहता है कि भोजन में संग्रहित ऊर्जा जो है शरीर की किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होती है। 146 का B श्वसन। तो भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की श्वसन के प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होती है। श्वसन के प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 ये बनाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण क्रेब्स के उपरांत कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ATP को ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। ATP का पूर्ण रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है कि सर्दी जुकाम किसके कारण होता है। ए ऑप्शन वायरस। सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है। सर्दी जुकाम का मुख्य कारण राइनो विषाणु है। सर्दी जुकाम जो अति संक्रमणकारी रोग है। इस रोग में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। उष्मायन, ठीक है, प्रारंभिक लक्षण, चरम लक्षण, ठीक है, पूर्ण प्राप्ति, टाइफाइड, तपेदिक प्लेग आदि रोग जीवाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कान के ड्रम का कंपन किसके द्वारा होता है। 148 का भी ध्वनि तरंग। कान के ड्रम का कंपन ध्वनि तरंग के द्वारा होता है। ध्वनि तरंग जो माध्यम में संपीड़न एवं विरलन के रूप में गमन करते हैं। जब कान के टेम्पेनिक झिल्ली पर संवेदना उत्पन्न होती हैं तो सुनने की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है गामा, एक्स किरण, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो रेडियो, ठीक है, प्रकाश तरंग जो है देखने की अनुमति प्रदान करता है। मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है। तो ए ऑप्शन हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन Fe2+ एवं ग्लोबिन के बने होते हैं। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन की कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष में 14 से 18, ठीक है, 14 से 18, उसके बाद स्त्रियों में 12 से 14। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं। एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं धमनी। तो रक्त कोशिकाओं में मोटी वाहिका को धमनी कहा जाता है। धमनी और शिरा। तो धमनी यह रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाता है। ठीक है। धमनी जो है यह रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाता है। शिरा यह शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त को ले जाता है। ठीक है। जबकि धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, और शिरा जो होता है यह शरीर के अंगों से हृदय तक ले जाता है। धमनी यह मोटा होता है क्योंकि यहाँ रक्तदाब अधिक होता है। शिरा जो होता है पतला होता है तथा इसमें रक्तदाब कम होता है। धमनी यह अधिक प्रत्यास्थ होता है। शिरा यह कम प्रत्यास्थ होता है। ठीक है। धमनी इसमें ऑक्सीकृत रक्त होते हैं। शिरा इसमें रक्त जो अनऑक्सीकृत होते हैं। ठीक है। धमनी इसमें रक्त का रंग लाल होता है। धमनी में रक्त का रंग लाल होता है। शिरा में रक्त का रंग जो है काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।